So we'll go ahead with next topic, that is electric lines of forces. So if you see electric field के बाद electric lines of forces का एक concept है. Concept is too simple. उसके कुछ properties also they are important क्योंकि properties will basically help you in solving numericals. So we'll start with next topic, electric lines of forces. Electric lines of forces. तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपको याद होगा, हमने वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, लेट अस से कैपिटल क्यू, अगर इसके सराउंडिंग में हम किसी और चार्ज को लाते हैं, इफ यू ब्रिंग सम अदर चार्ज इन नियर टू दिस चार्ज कैपिटल क्यू, तो क्या होगा? ये जो दूसरा चार्ज है जिसको हमने टेस्ट चार्ज नाम दिया था, दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स. और वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. अगर मैंने लोकेशन चेंज कर दिया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा. डायरेक्शन में नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो कब चेंज होगा कब नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर टाइम बिंग यू नीड टू रिमेम्बर, अगर एक चार्ज के पास में हम दूसरा चार्ज लाएंगे, मतलब बेसिकली हम एक चार्ज के फील्ड में दूसरे चार्ज को ला रहे हैं, तो ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था. ही थॉट इट इज मोर कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, जिसको उसने बोला लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो सो फार व्हाट वी नो इज, हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जहां पे अगर दूसरा चार्ज आए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. मतलब हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली हम लोग थ्योरेटिकली डिफाइन कर चुके हैं. The space surrounding any charge in which another charge experiences force is called electric field of that charge. या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा भी डिफाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. याद है क्या? एफ अपॉन क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने और एक तरीके से भी डिफाइन किया था मैथमेटिकली, दूसरा फॉर्मूला भी था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन अलग अलग तरीके हैं, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल. तो माइकल फैराडे ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब ये कहाँ काम में आता है थोड़ी देर में देखोगे आप, यू विल सून नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. बट जस्ट आई विल बी हाईलाइटिंग फ्यू पॉइंट्स. सो इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट electric field with the help of lines, with the help of lines known as lines of forces, known as electric lines of forces. Electric lines of forces. और क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं. जब बाद में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स? व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग they produce current, and when you have current produces magnetic field. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. जब चार्ज मूव होता है तो करंट होता है, और करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो जो प्रॉपर्टीज आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए देखोगे वही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए भी होगा, सिमिलर. सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो एज यू ऑलरेडी नो, if you bring a unit positive charge near to another charge capital Q, that unit positive charge will experience force. और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया आपको, अगर मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ये सोर्स चार्ज है, मतलब इसके सराउंडिंग रीजन में इस चार्ज का फील्ड है. अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम, जिसको आप टेस्ट चार्ज भी बोलोगे, टेस्ट चार्ज को आप स्मॉल क्यू बोल दो चलेगा. लेकिन इफ यू रिमेंबर, याद है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या किया था? +1 कूलम.
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए, मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 कूलम की थी, इसके लिए मैं यहाँ पे +1 कूलम लिख रहा हूँ। तो एज यू नो, when a unit positive charge is brought near to another charge q, this unit positive charge will experience force, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड करता है वो चार्ज कहाँ पे है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ दैट चार्ज। अगर मैंने पोजीशन चेंज किया तो फोर्स क्या होगा, चेंज। फोर्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएंगे एट अ गिवन पॉइंट। एज यू ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा कि वहां ज्यादा होगा। चार्ज अगर पास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है। वाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, राइट। और अगर आप इसी चार्ज को दूर लेके जाओगे तो फिर कम होगा, राइट। theory I will not write down, as I told you, I'll just write down what is important. So remember, when a unit positive charge is brought near to another charge capital Q, that unit positive charge will experience force, the magnitude of which will depend on magnitude and direction of which will depend on the distance. यहाँ तक क्लियर? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर मैं एक सोर्स चार्ज के पास में लाता हूं, सबसे पहले तो ये बताओ इन दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा, इसका मतलब ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो अवे पुश होगा। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये एक पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो सम पाथ। तो जो पाथ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर टू अनदर चार्ज, this unit positive charge will experience repulsive force, and the path this unit positive charge follows is called as electric line of force। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पास में था तो सोर्स चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब ये दूर जाएगा। अभी नए पोजीशन पे आया फिर भी रिपल्सिव फोर्स है, फिर और दूर जाएगा। तो ऐसा ये एक स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करता है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, the direction along which unit positive charge moves due to repulsive force of force charge is called as electric line of force। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थ्योरी तो नोट्स में होता ही है, तो नोट्स will give you other ideas, but important is this clear? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यू, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि अगर हमने +1 कूलम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स चार्ज के पास में रख दिया तो वो सोर्स चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बेसिकली गो अवे। तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ तक क्लियर? पक्का? इसका और एक डेफिनेशन भी है, वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका और एक डेफिनेशन है। चलो एक काम करते हैं, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, एक मैंने ले लिया +Q चार्ज, एक मैंने ले लिया -Q चार्ज। अब क्या होगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +Q चार्ज क्या करेगा और -Q क्या करेगा? +Q विल अट्रैक्ट, रिपेल, एंड -Q विल अट्रैक्ट। तो होगा क्या, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना ये स्लोली स्लोली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमने जो पिछले केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिफाइन किया था, फिर वो क्या था, वो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस में था। अब आपके पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर मेरे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज
ये +1 कूलम को रिपेल करता है और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये पाथ फॉलो करता है। इसको भी बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सिंगल चार्ज का नहीं है, ये दो चार्ज का मिला के। वैसे आप अगले टॉपिक में सीखोगे ही, आज या कल, इसको डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो सीखोगे आप। राइट, करेक्ट। तो अगर मेरे पास एक +Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है, और उसके पास में मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो +Q चार्ज क्या करेगा, रिपेल। -Q चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, इस पाथ को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, या सपोज यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, या सपोज यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना हो, क्योंकि देखो क्या है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते, अवे, इन ऑल डायरेक्शन ऐसे दिखाते ना। क्योंकि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हमने देखा था अवे। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता, सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता। लेकिन यहाँ पे दोनों चार्जेस है, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कैसे करोगे, तो बाय ड्रॉइंग टैंजेंट टू दिस कर्व। तो डेफिनेशन में लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, थोड़ा ऊपर, द लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ कर्व such that the tangent drawn at any point to that curve gives direction of electric field at that point. So the curve at any point of which tangent drawn gives the direction of electric field is called as electric line of force. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का ये और एक डेफिनेशन बन गया, इट इज अ कर्व such that the tangent drawn at any point gives direction of electric field at that point. Okay. So now we want to study what are different properties or characteristics of lines of forces. Characteristics of lines of forces. We will see one by one all the properties. लेकिन I just want to once again check if you have understood what is the electric line of force. Electric line of force is graphical representation of electric field. हमारे पास एक सोर्स चार्ज था कैपिटल Q, हमने उसके पास में एक टेस्ट चार्ज लाया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे। राइट, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक पाथ के अलोंग जाएगा, वो एक पाथ को ट्रेस करेगा। द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। राइट, एक की जगह पे अगर दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से कहाँ जाता, नेगेटिव की तरफ, तो एक कर्व बनता। उस कर्व पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो टेंजेंट मुझे क्या बताता है, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो कर्व को हमने क्या बोला, क्या नाम दिया उसको, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नाउ वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड रिमेंबर ये प्रॉपर्टीज सिर्फ प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल नहीं है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और आगे एक टॉपिक आने वाला है गॉस लॉ इन अ वाइल, वो तो पूरा ही इसके ऊपर बेस्ड है। सो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉस लॉ। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉस लॉ। और गॉस लॉ थ्योरम 11th में इंट्रोडक्शन होगा आपका, और उसका एप्लीकेशन 12th में है। तो आई टेल यू कि गॉस लॉ एग्जैक्टली कहाँ यूज करना है, लेकिन पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। हमने अभी अभी देखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कौन से चार्ज से स्टार्ट हुए थे, पॉजिटिव से, खत्म कहाँ हुए थे, नेगेटिव पे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at negative charge.
And do you remember or do you even know what is the direction of electric field in general? Away from positive charge and towards. So what is the direction of electric field? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके लिए आता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो हियर ऑनवर्ड जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्ड सुना, इसका मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। नंबर टू, मैं पहले पूरे के पूरे लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करता हूं, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर टू पे जाएंगे। सपोज ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज था और मेरे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। सो आई हैव अ पॉजिटिव क्यू चार्ज हियर, आई हैव अ नेगेटिव क्यू चार्ज हियर, और मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है विच आई एम नॉट शोइंग। मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे आने वाले हैं। अब मतलब एक सिंगल लाइन नहीं होती है, बहुत सारे लाइंस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भी रख सकता था, मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इनिशियल पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से वो पाथ फॉलो करेगा। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियली यहाँ रख दूं तो इट विल फॉलो डिफरेंट पाथ, तो इट विल फॉलो अ डिफरेंट पाथ, ऐसा पाथ फॉलो करेगा वो। ओके, तो ये जो इतने सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इट इज ओनली बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल लोकेशन। किसका इनिशियल लोकेशन? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन रियलिटी ऐसा दिखेंगे आप। थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना है, दैट आई डू नाउ। तो आपको ऐसा दिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और एरो हेड डालना बाकी है, तो एरो हेड आल्सो आई पुट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं? पॉजिटिव से। तो एरोस पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखोगे तो दे आर पॉइंटिंग अवे, और कहाँ खत्म होते हैं? नेगेटिव पे। तो एरोस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इस पे नीट में क्वेश्चन आया है, आपको डायग्राम दे दिया है, बताया विच इज द करेक्ट डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन हम लेंगे भी। गुड। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन हियर? डू यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस neither intersect nor meet each other? प्रॉपर्टी नंबर टू पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ईदर इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर। वो ईदर और नहीं है, वो नीदर नॉर है। तो वो ईदर और को नीदर नॉर कर लो। तो सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। अब ये प्रॉपर्टी क्यों आया वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देने से हमारा काम नहीं होगा, वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्ट होगा तो उससे क्या होगा। हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? इट इज अ पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बोला था ना हमने। इमेजिन अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट कर जाते, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है और ये दूसरा है। अगर ये दोनों लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर इंटरसेक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो पी पॉइंट पे दो डायरेक्शन में जा सकता है। हमारे पास चार्ज एक है, हमने डिफाइन ही वैसे किया। हमने कैसे डिफाइन किया? हमने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पी पॉइंट पे इफ यू कैन सी देयर आर टू पॉसिबल पाथ्स। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो यहां जाएगा, इट विल इधर गो हियर और इट विल गो हियर। इज इट पॉसिबल कि एक सिंगल चार्ज दो अलग अलग डायरेक्शन में जाए? हो सकता है? नहीं हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है।
हमने अभी बोला था tangent at any point gives you direction of electric field। तो मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे tangent ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दो डायरेक्शन मिलते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, एंड ऑल्सो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाते तो इसका मतलब यह भी होता कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज दो डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन गो इधर अलोंग पाथ वन और अलोंग पाथ टू, है ना। अभी आपको बोला कि तुम यहां जाओ और अभी के अभी यहां भी जाओ, कैसे जाओगे? नॉट गो। नंबर थ्री, तो ये दो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, हाँ, इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं फिर वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, राइट, लेकिन कब कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास दो अलग अलग सोर्स चार्जेस है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इमेजिन मेरे पास और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो डेफिनेटली फिर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। दो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट करते हैं, सिंगल फील्ड के नहीं करते। ये सिंगल फील्ड की बात चल रही है। तो रिमेंबर, टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसके फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट, सिंगल चार्ज से नहीं कर सकते। देन इफ यू सी, इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे, देर आर टू थिंग्स दैट यू विल नोटिस। नंबर वन, दिख रहा है क्या ऐसा? दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है ना आपको? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव, मतलब स्टार्ट फ्रॉम अ कंडक्टर और एंड एट अ कंडक्टर नॉर्मली। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से स्टार्ट हो रहे हैं उस कंडक्टर को 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और जहां पे एंड हो रहे हैं वहां पे भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऑलमोस्ट। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। तो जिस सरफेस से वो स्टार्ट हुए या जिस सरफेस पे वो एंड हुए वहां पे कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। नंबर फोर, डू यू सी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर के अंदर नहीं दिखाया है, हमने दिखाया कि वो सरफेस से स्टार्ट हुआ, राइट। और एक चीज याद रखना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुए? कंडक्टर के सरफेस से। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं नीट में। आपको बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज जीरो। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो। और ये आपको ट्वेल्थ में मैग्नेटिक फील्ड में भी लगने वाला है। देयर समथिंग कॉल्ड एज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ तब समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होंगे, क्योंकि एम्पियर्स लॉ डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर और लेस सेम है। मैं बताता हूँ, अभी ये खत्म कर लेंगे उसके बाद बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिमिलरिटी क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्यों जीरो? सिंस देयर आर नो फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर। ओके। नंबर फाइव, इफ यू नोटिस, सॉरी, सपोज सपोज आई हैव अ एरिया, सम एरिया, एक एरिया ले लिया मैंने। इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को नॉर्मल है, दैट विल गिव यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया लेते हैं, और अगर गिवन एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हुए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है।
The magnitude of electric field intensity at a given point is proportional to number of field lines passing through that area. Normally, जितने ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर और लेस 3 लाइंस पास हो रही हैं. और अगर इसी एरिया को मैं यहाँ पे रख दूं तो कितने लाइंस पास हो गए? एक. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है? ऑफ कोर्स एट दिस पॉइंट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब तुम सिर्फ डायग्राम देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is proportional to number of field lines, number of field lines passing normally through a given area, passing normally through a given area. Okay, so but obvious, जितनी ज्यादा लाइंस है उतना ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है. तो जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा. तो अगला प्रॉपर्टी वही है. देखो क्या लिखा हुआ है, वही होगा. दे मस्ट बी टेलिंग यू दैट electric field intensity is is larger where electric field lines are crowded. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे वाइडली सेपरेटेड होंगे, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. तो अगले दो प्रॉपर्टीज तो मैं मेंशन नहीं करने वाला हूँ. दैट इज समथिंग दैट यू नाउ अंडरस्टैंड. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन अ रीजन, then the electric field intensity in that region is higher. And if electric field lines are widely separated in a region, electric field intensity in that region is lower or smaller. Right? Clear? Good. 8 नंबर का प्रॉपर्टी हम बाद में देखेंगे. वेरी ट्रिवियल थिंग, वो हम लोग बाद में देखने ही वाले हैं. तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. अभी इसका एनालॉग, एनालॉग मतलब सिमिलर, मैग्नेटिज्म में आता है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नंबर 2, क्या था नंबर 2? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर. क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन है. सेम इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हम जब सीखेंगे तब देखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नीदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर. बिकॉज अगर वैसा होता तो इट वुड मीन दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट. नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली. मतलब जहां से स्टार्ट होंगे जिस सरफेस से और जिस सरफेस पे एंड होंगे वहां पे क्या होगा? नॉर्मल होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा. ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से भी पास होते हैं. तो वहां पे एज सच आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बोल नहीं सकते हो. आप नहीं बोल सकते कि सरफेस से ही स्टार्ट हुआ, सरफेस के अंदर से भी स्टार्ट हो सकता है. तो दिस इज समथिंग नॉट सिमिलर विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप, लूप बनता है. यहाँ लूप नहीं बनता है. यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि ऐसा एक लूप बनता है उस केस. तो दैट इज वाई वी विल नॉट डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट हियर, वो बाद में देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होते कंडक्टर के अंदर से. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं कंडक्टर के अंदर से, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो. ये बेसिक डिफरेंसेस भी है. सब कुछ सेम नहीं है. देयर आर फ्यू थिंग्स आल्सो व्हिच आर नॉट सेम. उसके बाद magnitude of electric field intensity at a given point is proportional to number of electric field lines passing through a given area. Similarly, magnitude of magnetic field intensity, जिसको तो magnetic induction बोलते हो, it is proportional to number of magnetic field lines passing through a given area at that point normal to it.
फिर वेरी ऑब्वियस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और जहां पे वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वहां पे कम होगा। एंड सेम गोज विद मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम प्रॉपर्टी बनेगा। तो दो टॉपिक हमारे एक साथ ही हो गए। तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आएगा तब सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा हमको। तो प्रॉपर्टी 6 and 7 आई एम नॉट राइटिंग डाउन हियर बिकॉज यू ऑलरेडी नो नाउ, तो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन राइटिंग डाउन थिंग्स। अगला टॉपिक क्या है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so there are basically three types of electric fields. पहला टाइप है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा टाइप है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सपोज देयर इज अ रीजन ऑफ स्पेस, यहाँ पे एक रीजन है और मैं इस रीजन में अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेजर कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक रीजन ऑफ स्पेस था, वहां पे मैंने रैंडमली कोई भी 4 पॉइंट उठा लिए। सपोज देर आर 4 पॉइंट्स and I am checking what is the value of electric field at each of these point, and I'm also checking what is the direction of electric field at each of these 4 points. तो अगर हमको चारों के चारों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम मिला, इफ यू हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्ड आपने बहुत जगह पे यूज किया भी होगा, किया भी है, बहुत जगह पे किया। स्कूल में जाते थे, यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, oh that is not uniform, that is the meaning is uniform dress code, all of you are wearing same type of dress। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एवरीवेयर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? सेम एवरीवेयर। तो हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है जहां पे हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग सेट ऑफ पैरेलल लाइंस या फिर सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो इफ आई वांट टू शो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम लोग पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करके बता देंगे कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। सेम विल बी ट्रू फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ऐसा एक रीजन जिसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो हर जगह पे और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोज विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज द ओनली डिफरेंस यू विल फाइंड। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? What is uniform electric field? If if the magnitude as well as direction of electric field at all the points is same, then the field is said to be uniform electric field। और आप भी बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत बेसिक हैं, अगर ये नहीं पता तो अगला एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेव टाइम, क्योंकि ये सब थ्योरी बताने के पीछे रीजन होता है, आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये बेसिक चीजें याद नहीं है तो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए। अच्छा, और बाय द वे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया वी डोंट केयर। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ से आया वी डोंट केयर। किसी एक चार्ज सिस्टम ने किया होगा होगा। वैसे अगर मैं, इफ आई टेक टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से बहुत ही दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर हो ना, तो अल्टीमेटली अगर दो चार्जेस बहुत दूर है तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यूनिफॉर्म ही बन जाता है। डू यू सी दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। तो हम जब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, वी सिंपली डोंट केयर।
नंबर टू इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या था? द मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट. व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, या डायरेक्शन सेम नहीं होगा, या दोनों ही सेम नहीं होंगे. तो if the magnitude or direction or both of electric field are not same, then the electric field is said to be non-uniform electric field. अब उसको वेक्टर से डिनोट कैसे करना है? देखो तीन पॉसिबिलिटी है. एक, नंबर वन, मैग्नीट्यूड सेम होना लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होना. तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो वेक्टर का लेंथ है वो सेम दिखाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है तो डायरेक्शन मुझे अलग अलग दिखाना पड़ेगा. नंबर टू, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. तो यू मे शो समथिंग लाइक दिस. डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या फिर दोनों ही सेम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बोथ आर नॉट सेम. तो मे बी यू डोंट हैव, both things are not same, direction as well as magnitude. So such electric fields are known as non-uniform electric field. और अगर आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी अदर फोर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल हो या कुछ और हो, मैकेनिकल हो, तो ये सारा आपको लगने वाला है मुझसे. क्योंकि हर एक मशीन के अंदर जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड यूज होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होते हैं, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन से टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड यूज होने वाला है और उसको जनरेट कैसे करते हैं. गुड. तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लास्ट में है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब रेडियल में दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं. एक होता है कॉन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एक ही चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज? अवे, इन ऑल डायरेक्शन. अवे इन ऑल डायरेक्शन, यहां भी अवे, यहां पे भी अवे, यहां पे भी अवे. तो इट इज अवे इन ऑल डायरेक्शंस. ओके. तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल, क्योंकि ये रेडियस के अलावा होता है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस? रेडियस का डायरेक्शन क्या होता है? दोपहर में खाना कम खाया करो, सुबह खाना खा के आना, तो जिसको सोते हो आके फिर. और टाइम चेंज होना अभी पॉसिबल तो है नहीं इस स्टेज पे. रेडियस का डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर टू अवे. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स फील्ड, या फिर इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग फील्ड, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होके हर डायरेक्शन में अवे जा रहा है. तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कॉल्ड एज रेडियली आउटवर्ड फील्ड या फिर डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मेरे पास एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होता, सिंगल नेगेटिव चार्ज होता, इफ आई हैव अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, उस केस में क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स. तो इसको तुम बोलोगे कॉन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर रेडियली इनवर्ड्स. दिस इज कॉन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एज यू कैन सी all the electric field lines are pointing towards one point, they are ending at a single point. तो या तो रेडियली इनवर्ट बोलोगे या फिर इसको बोलोगे कॉन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. So there are three types of electric fields. Uniform electric field, in which the magnitude and direction of electric field at all the points in a given region is same. एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन विच either magnitude or direction or both are different at all the points. एक होता है रेडियल फील्ड. रेडियल फील्ड में दो टाइप्स है, एक रेडियली आउटवर्ड्स, एक रेडियली इनवर्ड. रेडियली आउटवर्ड्स मतलब डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है पॉजिटिव चार्ज का. रेडियली इनवर्ड ये होता है कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑफ नेगेटिव चार्ज. गुड.
right? So now you are finally prepared to go ahead with Gauss law. Or Gauss law is very important, extremely important. You'll understand in a while. गॉस लॉ जिसको समझ में आ गया, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए समझ लो, सीईटी जेई नीट में। आई मीन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे, कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो गॉस लॉ से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये फ्लक्स वर्ड बहुत सारी जगह पे यूज होने वाला है दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। आप ये फ्लक्स वर्ड सुनोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टडी लाइट वेव ऑप्टिक्स, वहां पे भी फ्लक्स ये वर्ड आएगा। उसके बाद जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट है, वहां पे भी फ्लक्स मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कॉल्ड एज लक्स मीटर। जो फ्लक्स मेजर करता है उसको लक्स मीटर बोलते हैं। तो अभी कम से कम जिनको इंजीनियरिंग करना है, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक तुमको ये वर्ड बार बार सुनाई देगा। और जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो तुम सुनते ही रहोगे लाइफ टाइम, फ्लक्स फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें बार बार आएगा ये सब चीजें। तो वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लो ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यू हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, और इस रीजन में मैंने एक एरिया ले लिया, सम स्मॉल एरिया। इस स्मॉल एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को नॉर्मली पास होते हैं, परपेंडिकुलरली पास होते हैं, उसको बोलते हो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिफाइन कैसे करोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट। वेरी सिंपल। व्हाट इज द फ्लक्स इन दिस केस? 2, क्योंकि 2 ही लाइंस पास हो रहे हैं। व्हाट इज द फ्लक्स इन दिस केस? 4। तो कितने फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया में से उस एरिया को परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली पास होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे थियोरेटिकली, फिर हम उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखेंगे। और फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ। इट डज नॉट मीन कि वहां पे एक ही फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। I am showing only one field line just for the sake of simplicity. It does not mean कि वहां पे एक ही field line है। I am repeating again. मैंने एक ही field line दिखाया मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक ही field line है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है ये भी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू a given area is defined as electric flux, is defined as electric flux। लेकिन हर बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मल है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है। यू मे हैव समथिंग लाइक दिस आल्सो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे हमने एक एरिया रख दिया, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं क्या? यस। लेकिन क्या वो लाइंस इस एरिया को नॉर्मल है क्या? नो। तो हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट केस? तो क्या करते हैं, अब ये जो एरिया है ना, ये स्मॉल एरिया है। अगर आपको याद होगा फिजिक्स में स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करते हो डी से, और स्मॉल सरफेस है, सरफेस, तो डी एस। तो व्हाट इज डी एस? स्मॉल सरफेस मतलब स्मॉल एरिया। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स याद है? हमने वहां पे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर्स एंड
वेक्टर्स में डिफरेंशिएट किया था। इफ यू रिमेम्बर, हमने जब स्केलर, कौन से फिजिकल पैरामीटर स्केलर है, तो हमने कहा था लेंथ स्केलर है, एरिया भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है। वो वहां पे ठीक था, लेकिन अब हमको यहाँ पे ये जो एरिया एलिमेंट है ना, उसको बनाना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बनाना पड़ेगा वो समझेगा आपको थोड़ी देर में। लेकिन नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एरिया इनटू वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ही। क्यों? उसका डायरेक्शन है ना, तुमने तो पता है क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ही, लेकिन हमको एरिया को वेक्टर बनाना पड़ रहा है फॉर अ सिंपल रीजन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एरिया को नॉर्मली पास नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं जा रहे हैं। और हमने फ्लक्स डिफाइन कैसे किया? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू अ गिवन एरिया। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम जो ये एरिया एलिमेंट है ना, इसको एरिया एलिमेंट बोलते हैं। अभी एलिमेंट क्यों बोलते हैं वो तुमको गॉस लॉ में समझेगा टुडे इटसेल्फ इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। एरिया एलिमेंट क्यों बोला मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत लंबा सा एक वायर है, और अगर मैंने सिर्फ इसका स्मॉल पीस कंसिडर किया, छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, क्योंकि लेंथ का छोटा सा पीस है, लेंथ एलिमेंट। सिमिलरली, सिमिलरली अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा सरफेस है, और उस बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा पीस ले लिया मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे? एरिया एलिमेंट। तो ये जो मैंने स्मॉल सरफेस दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में? एरिया एलिमेंट। और अगर लेंथ का छोटा सा पीस हो तो क्या बोलोगे? लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एंड एरिया एलिमेंट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ 2D ऑब्जेक्ट, जैसे किसी बड़े सरफेस का छोटा सा एरिया। तो ये जो एरिया एलिमेंट है, इसको मैं पहले वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। अब वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद एक प्रॉब्लम ये होता है कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये एरिया तो है ही, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, वैल्यू तो होगा ना कुछ एरिया का। एरिया का कुछ वैल्यू होगा, 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन नहीं था, तो डायरेक्शन दे दिया। हमने क्या किया, ये जो एरिया एलिमेंट था ना, उसी एरिया एलिमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको बोल दिया डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, ds बार। तो ये जो एरिया एलिमेंट था, जो स्केलर क्वांटिटी था, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक डायरेक्शन की जरूरत थी। हमने उसी एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और बोल दिया कि ये डायरेक्शन है किसका? एरिया एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, सपोज माई हैंड रिप्रेजेंट्स एरिया एलिमेंट, मुझे इसका डायरेक्शन देना था, तो मैंने इसी पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया इटसेल्फ। ये अगेन गॉस लॉ समझना है, तो ये सारे सारे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू व्हाट इज एरिया एलिमेंट। एक एरिया है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, डायरेक्शन चाहिए, तो हमने इसी एरिया पे क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? नॉर्मल ड्रॉन टू दैट एलिमेंट इज द एरिया, इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया एलिमेंट। राइट। और एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट में जो एंगल है उसको बोल देते हैं थीटा। हाउ डिड यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कैसे डिफाइन किया था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली। पासिंग नॉर्मली मतलब ये जो एरिया एलिमेंट है इसको नॉर्मल जाना चाहिए। तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक होगा ये कंपोनेंट, और एक होगा यहाँ पे। ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, दोनों बताओ। एंगल को लग के जो होता है वो कौन होता है? कॉस और साइन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमको कौन से कंपोनेंट की जरूरत है? कॉस। साइन की जरूरत है कि हमको? नहीं। तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग साइन कंपोनेंट कभी भी दिखाने नहीं वाले हैं। दैट डज नॉट मीन कि साइन कंपोनेंट वहां पे नहीं है, हमारे काम का नहीं है।
क्योंकि फ्लक्स के डेफिनेशन में हमको चाहिए था नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ds बार. तो E cos theta is the component which is normal to the given area element, या फिर E cos theta is the component which is in the direction of ds bar. Correct? Right? Clear? By definition, electric flux is defined as the product of electric flux is defined as the product of component of electric field which is normal to the area, which is perpendicular to the area element, and the area of the element तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? प्रोडक्ट है. किसका प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है? जल्दी बताओ. अरे लिखा ना यहाँ पे किसका प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is perpendicular to the area element. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर है? E cos theta. and and area of the element. What was the area of the element? ds. ये बाय डेफिनेशन फ्लक्स आ गया. बट रिमेंबर मैंने स्टार्ट ही यहां से किया था कि एरिया एलिमेंट मतलब स्मॉल एरिया. अगर एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल होगा. तो फ्लक्स को डिनोट करोगे डी से. और फ्लक्स के लिए या वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स हो, उसका नोटेशन फिक्स होता है फाई. तो डी फाई इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. राइट? तो बाय डेफिनेशन देयर आर टू डेफिनेशन अगेन. तो फिजिक्स में तुम इफ यू आर नोटिसिंग दो दो डेफिनेशन कम से कम आते हैं, एक थ्योरेटिकल एक मैथमेटिकल. थ्योरेटिकल इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मतलब तुमको बता रहा है कि हो क्या रहा है. और मैथमेटिकल इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. तो आपको जब हमने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया, ये सिर्फ डेफिनेशन था जो तुमको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने भी फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मली पास होंगे उतना फ्लक्स होगा. लेकिन फॉर्मूला था नहीं हमारे पास. फिर हमने सोचा कि हमेशा ऐसा होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मली ही है? ऐसा नहीं होता है. मे बी इट इज ऑल्सो पॉसिबल. थोड़ा ध्यान दो क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है. इज देयर एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया? है क्या? नहीं. पैरेलल है? यस. नॉर्मल है? नो. तो व्हाट इज फ्लक्स? जीरो. देयर इज नो फ्लक्स. यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है. जीरो फ्लक्स है. क्योंकि फ्लक्स का कंडीशन था कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होना चाहिए या तो कम से कम एक कंपोनेंट उसका नॉर्मल होना चाहिए. तो मैथमेटिकल डेफिनेशन टेल्स यू दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ component of electric field which is normal to the given area and the area of the element, मतलब E cos theta into ds. राइट? यहाँ तक क्लियर? और मैं डिनोट किससे किया? फाई से. लेकिन फ्लक्स क्या था? स्मॉल. फ्लक्स स्मॉल क्यों था? क्योंकि तुमने एरिया क्या लिया? स्मॉल. तो डी फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा डी एस. व्हाट इज ए बार डॉट बी बार बाय डेफिनेशन? जिससे पूछा है वही बोलेगा प्लीज. यस. ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है मैंने आपसे पूछा. डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना उसको हम लोग. स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. तुम्हें समझा क्या? पिंक शर्ट. हाँ तुमसे तुम्हारे पीछे को बैठा नहीं है क्या? यू आर द लास्ट वन.
हाँ, तो मुझे बताओ क्वेश्चन समझा है क्या? इसी दुनिया में हो? पक्का? मैंने पूछा, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है ए बार और बी बार, उस दोनों में एंगल है थीटा, तो ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या था वो बताओ। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा ए बार डॉट बी बार है, तो ई डी एस कॉस थीटा क्या होगा? ए बार डॉट डी एस बार। So flux is defined as the dot product of electric field and the area element. E bar dot ds bar. ये हो गया फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। क्लियर? ओके। अब ये था वो स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस, जिसमें से तुमने फ्लक्स को अभी अभी डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? ईडीएस कॉस थीटा या फिर ई बार डॉट डीएस बार। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, ये खुद एक बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। तो इट इज पॉसिबल, ये जो एरिया एलिमेंट हमने लिया था जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे थे, ये खुद एक बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सरफेस। ऐसा है, राइट? अगर हमने इस बड़े एरिया पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो हम ऐसा भी इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये जो टोटल सरफेस है ना, बड़ा सरफेस जो है ना एस, ये जो बड़ा सरफेस है एस, दिस सरफेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि हमने फ्लक्स निकाल लिया कहाँ से? छोटे सरफेस से, स्मॉल एरिया एलिमेंट से। अगर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है, तो हम पूरे के पूरे बड़े सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में इमेजिन कर सकते हैं क्या? यस। तो फ्लक्स हर एक एरिया एलिमेंट से पास होगा क्या? यस। क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता, अभी मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियल होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियली आउटवर्ड्स? इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब अगर फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, तो यहां से भी पास होगा, फिर यहां से भी पास होगा, उसके बाजू में कोई और एलिमेंट होगा वहां से भी पास होगा, ऊपर कोई एलिमेंट होगा वहां से भी पास होगा, यहां से भी पास होगा। तो ये जो पूरा सरफेस है स्फीयर, उसमें से टोटल फ्लक्स कितना है वो फाइंड करना है। ये जो तुमने फ्लक्स फाइंड किया, ये सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स था। मतलब एक छोटे से एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को नॉर्मली गई। बट इफ दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ बिगर एरिया, तो हर एक एरिया एलिमेंट में से मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि ये जो बड़ा सरफेस है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच स्मॉल 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 एरिया एलिमेंट्स। तो अगर एक एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, लाइंस पास हो रहा है, दूसरे में से भी पास होंगे, तीसरे में से भी पास होंगे, मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे सरफेस में से हर डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? पता है? टोटल फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इन सबको क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड। और जब कंटिन्यूअस एलिमेंट्स कंटिन्यूअस है ना, एक एलिमेंट के बाजू में दूसरा एलिमेंट, दूसरे के बाजू में तीसरा एलिमेंट, तीसरे के बाजू में चौथा एलिमेंट, कि ऐसा है एक एलिमेंट है फिर एम्प्टी स्पेस है फिर दूसरा एलिमेंट, ऐसा था कि वहां पे नहीं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, तो हम लोग एडिशन को लिखते हैं इंटीग्रेशन। क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना मतलब क्या करना? एडिशन करना। समेशन करना मतलब क्या करना? एडिशन करना। समेशन कब लिखते हो? जब एक एलिमेंट हो फिर गैप हो फिर दूसरा हो। वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट। व्हेन यू हैव समथिंग देन यू हैव नथिंग, देन यू हैव समथिंग देन यू हैव नथिंग, देन यू हैव समथिंग, इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट।
और जब एक के बाजू में दूसरा, उसके बाजू में तीसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट इज व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट के केस में तो एडिशन को क्या लिखते हो, समेशन। और कंटिन्यूअस के केस में एडिशन को क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर डायरेक्शन में है, तो हर एक स्मॉल एलिमेंट से पास होगा। मुझे टोटल फ्लक्स निकालना था, किसमें से, पूरे सरफेस में से। सरफेस कौन है, एस। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लिया, और फिर ऐसा ही फ्लक्स हर एक एलिमेंट से जा रहा होगा, सबको क्या कर दिया, ऐड। ऐड को क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन। किस पे इंटीग्रेशन किया तुमने, सरफेस पे, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट किसके पार्ट थे, सरफेस के पार्ट थे। राइट, क्लियर। तो टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस। क्यों, व्हाट इज डी फाई, ई बार डॉट डी एस। क्लियर, पक्का, श्योर श्योर। अब ये पता होगा तो गॉस लॉ समझेगा। दिस इज अ लिंक। If you know what is electric field, you understand what is electric field line or electric lines of forces. If you know what is electric lines of forces, you know the properties of electric lines of forces. 7 of them. Maybe theoretical but important. If you know what are electric lines of forces, you understand what is electric flux. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है तो गॉस लॉ समझेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विथ गॉस लॉ, आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग। सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और मेरे पास एक पॉइंट है P। ये पी पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज है या तो कुछ नहीं है। मुझे बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड, राइट। लेकिन एज आई टोल्ड यू, 11 का इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप। ये आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, और चार्जेस एट रेस्ट की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेकिन रियलिटी में यू विल नेवर फाइंड चार्जेस एट रेस्ट। इन सम केसेस यू मे फाइंड, जिसको तुम स्टैटिक चार्जेस बोलते हो। कभी देखा है फाइबर की चेयर को ऐसा हाथ लगाया, सडनली करंट लगा, देखा है? कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी को हाथ लगाया, करंट लग गया, वो होता है स्टैटिक चार्ज। मतलब उसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी बैठा था आराम से, तुमने हाथ लगाया, योर बॉडी इज कंडक्टिंग मटेरियल, ऑफ कोर्स कंडक्टर है ये। नहीं होता तो कोई करंट से मरता ही नहीं, है ना। तो जैसे तुमने हाथ लगाया तो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस उस चेयर से आपके हाथ में आए, एंड यू फील अ जर्क। लेकिन रियलिटी में इफ यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चार्जेस आर नॉट एट रेस्ट, दे आर मूविंग। नंबर टू, वो मूविंग चार्जेस का हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले चैप्टर में होगा वो। नंबर टू, यू विल नेवर सी अ सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट में चार्ज है, ऐसा तो होता नहीं है। रियलिटी में तो आपके पास यू विल हैव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, तो आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे चार्जेस सेम टाइप के हैं और सेम वैल्यू के हैं, सबके सब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसा नहीं होता है। मे बी, मे बी सम चार्जेस लेट अस से, कोई चार्ज है जो प्लस Q1 है, कोई चार्ज है जो प्लस Q2 है, कोई चार्ज है जो माइनस Q3 है, कोई चार्ज है जो माइनस Q4 है, चार्ज इट इज माइनस Q5। ऐसे 4 5 6 चार्जेस है आपके पास। और आपको पूछा है कि यहाँ पे एक पी पॉइंट है, बताओ इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि गॉस लॉ कहाँ लगने वाला है। तो तुम जो कुलम्ब लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, वो सिंगल पॉइंट चार्ज का करते हो, सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर मैं एक की जगह पे ज्यादा चार्जेस ले लूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली फाइंड करते आना चाहिए। मुझे पता है आप क्या बोलोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकंड चार्ज, मतलब बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R स्क्वायर माइनस, क्योंकि तीसरा चार्ज माइनस था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 स्क्वायर। हाँ वैसा होता है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है वो।
आगे चलो, 1,000 चार्ज देता हूँ मैं, 1,000 चार्ज देता हूँ, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। करो अभी, करते बैठो ऐड। और तो ये प्रॉब्लम है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी 5, 6, 10, 15, 20 चार्जेस है, ठीक, उसके बाद यू कैनॉट कीप ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जब लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना, तो गॉस लॉ बताएगा, वो बताएगा, हम आएंगे उस पर। नंबर 2, रियलिटी में पॉइंट चार्ज होता ही नहीं है। तो रियलिटी में चार्जेस होते हैं एक्सटेंडेड, मतलब क्या, जैसे वायर है, वायर पे चार्ज है, तो यू हैव अ चार्ज वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट पी ड्यू टू दिस वायर। सिंगल पॉइंट चार्ज था तो तुमने फटाक से बोल दिया 1/4 पाई क्योंकि डिस्टेंस तो तुम उसी पॉइंट से मेजर करोगे ना जहां पे चार्ज है, यहाँ पे कहां से मेजर करोगे। अभी मैंने अगर पूछ लिया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, तो हमारे पास एक स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर पे चार्ज है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ मेजर कर रहे हैं। तो तीन तीन केसेस बनेंगे। एक तो आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब ये पी पॉइंट कहीं कंडक्टर के बाहर होगा, या फिर कंडक्टर की सरफेस पे होगा, या फिर कंडक्टर के अंदर होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, जीरो। आ गया प्रॉपर्टी काम में। तो थ्योरी, फिजिक्स में जिसने थ्योरी छोड़ा उसने फिजिक्स छोड़ देना, सिंपल, हो गया। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी हैव अ इनफिनाइट प्लेन शीट, पेपर जैसा थिन प्लेन, हमारे पास एक लार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट पी नियर टू दिस शीट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड हेल्प ऑफ सम लॉ विच इज कॉल्ड एज गॉस लॉ। ओके, और गॉस लॉ में तुमको लगने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक आइडिया। तो व्हाट यू शुड डू इज, बिफोर कमिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो, ये आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिवाइज करके आओगे, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रिवाइज करके आओगे। गुड। सिर्फ गॉस लॉ हम लोग कल इंट्रोड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे, लेकिन उसके एप्लीकेशन ट्वेल्थ में है। तो ट्वेल्थ में उसके एप्लीकेशन है, मतलब एक साल याद रखना है आपको। So that's it for today.